हेलो बच्चों, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। और यहाँ पे हम लोग जैसे कि नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं एजुकेशन सब्जेक्ट की, तो इसके पहले के जो टॉपिक हैं वो सभी कवर हो चुके हैं। आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। और आज का जो टॉपिक है वो है नेशनल वैल्यू, यानी कि राष्ट्रीय मूल्य, उनके बारे में बात होगी। तो पहले तो ये हम लोग समझते हैं कि मूल्य होते क्या हैं। मूल्य जो हैं वो एक मानवीय विश्वास है जिसके आधार पर यह जो मानव है वह वरीयता प्रदान करते हुए कार्य करता है। ये मूल्य उसे अपने समाज और संस्कृति और परिवार से मिलते हैं। मान लीजिए कोई मानव है, उसको प्राय ये पता होता है, जब कोई कार्य करता है तो ये पता रहता है कि क्या सही है क्या गलत है। कुछ व्यक्ति जो हैं वो ईमानदारी है, विश्वास है, इन चीज़ों को प्राथमिकता देते हैं अपने व्यवहार में, झूठ नहीं बोलते, सच बोलते हैं। और कुछ जो मानव होते हैं वो झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं या भ्रष्टाचार में विश्वास रखते हैं, अपने स्वार्थ में लगे रहते हैं। तो ये इस तरीके के मूल्य हैं जो मानव जब अपना कार्य करता है, जब वो कोई काम करता है, व्यवहार करता है, तो उसमें इनको लागू करता है। तो इसी तरीके से यहाँ पे कहा गया है कि जो मूल्य हैं ये एक मानवीय विश्वास हैं जिसके आधार पे वह वरीयता, यानी कि उनको प्राथमिकता देता है, प्राथमिकता देते हुए कार्य करता है। जैसा उसको अपने समाज से, संस्कृति से, परिवार से वातावरण मिला है, जो उसको मूल्य मिले हैं, उन मूल्यों को ही वो अपने जीवन में फॉलो करता है। उन्हीं मूल्यों से उसका व्यक्तित्व बनता है। तो उन्हीं मूल्यों की बात की गई है। अब ये तो मूल्य साधारण रूप में हो गए। अब हम राष्ट्रीय मूल्य को देखते हैं। राष्ट्रीय मूल्य जो होते हैं, जो हमें राष्ट्र के द्वारा प्राप्त, राष्ट्र के द्वारा दिए गए हैं, तो उनकी बात करते हैं। तो उसी प्रकार भारतीय संविधान में न्याय, समानता, स्वतंत्रता तथा बंधुत्व की बात होती है और इन मूल्यों को शामिल किया गया है। अब इनके बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो बच्चों, ये जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना थी, जिसे हम प्रियम्बल भी कहते हैं, तो इसको, प्रियम्बल को भारतीय संविधान का परिचय पत्र भी कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, तो इसको आप ध्यान दीजिए इस बात पर कि प्रियम्बल को भी भारतीय संविधान का परिचय पत्र कहा जाता है। सन 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम में इसमें जो संशोधन किया गया संविधान में, तो उसमें 3 शब्द जोड़े गए। एक तो समाजवाद आपका हो गया, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया। 3 शब्द कौन कौन से हैं? समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 1976 में, और 42 जो संशोधन हुआ था उसमें जोड़ा गया था। तो जो ये प्रस्तावना है, इसमें प्रस्तावना में कहा गया है कि भारत के सभी नागरिकों के लिए न्याय, जस्टिस और स्वतंत्रता, समानता को सुरक्षित करती है और लोगों के बीच भाईचारे को बढ़ावा देती है। ये प्रस्तावना में लिखा गया है। और अब हम एक एक करके नेशनल वैल्यूज़ के बारे में पढ़ते हैं कि ये वैल्यूज़ कौन सी हैं। तो पहला जो है हम लोगों का है समाजवाद। समाजवाद जो कि सोशलिज्म है, ये शब्द कहाँ से आया है? ये शब्द आया है जब हमने थ्योरी पढ़ी थी कार्ल मार्क्स की, जिसमें वर्ग संघर्ष की बात हुई थी। तो उसमें से ये थ्योरी, ये शब्द निकल के आया है। वो भी सोशलिज्म की बात करते हैं। और वहाँ पे भी बताया गया था, एक पूंजीवादी वर्ग था और एक जो श्रमिक वर्ग था, उनमें संघर्ष की बातें होती थी। तो वो कहते थे कि समाजवाद की वकालत वो करते थे कि समाज में पूंजीवादी और जो मजदूर वर्ग है, श्रमिक वर्ग है, इनमें समानता होनी चाहिए, कोई विभेद नहीं होना चाहिए, सब बराबर हैं, तो सबको समान अधिकार होने चाहिए। तो इस तरीके की वो बातें करते थे। तो यानी कि वर्ग विहीन समाज की बात करते थे कि कोई वर्ग ना हो, पूंजीवादी वर्ग या श्रमिक वर्ग, ऐसा कुछ ना हो, सब समान हो। तो उन्होंने कहा समाज में विशेष वर्ग ना हो और सभी वर्ग समान हो, यानी कि कोई किसी का शोषण ना कर पाए,
सभी समान हैं, सभी को समान अवसर दिए जाएं समाज में। हर तरह के जो भी उनको कार्य करने हैं, उनकी जो व्यक्तित्व को निखारने के लिए जो भी कार्य है उनको समान अवसर मिले उनको, और चाहे पूंजी का हो, हर क्षेत्र में उनको समानता मिले। तो इन्होंने समानता की और समाजवाद में ये बात कही थी। अगर हम अपनी इंडियन फिलॉसफी में देखते हैं तो जो महात्मा गांधी हैं वो भी यही बात करते हैं, सर्वोदय समाज। सर्वोदय समाज यानी कि समाज में जितने भी आपके जितने भी लोग हैं, हर कास्ट के, कोई भी कास्ट के हैं, जितने पूरे जितने भी लोग हैं, सबका समाज में जो है उनका विकास हो, इसकी बात करते हैं। मतलब कोई किसी का शोषण न करे और हर तरह से हर व्यक्ति का विकास हो, वो भी इस बात को कहते हैं। लेकिन एक बात हाँ यहाँ इंडियन में ये है, इंडियन फिलॉसफी में, कि वहाँ पे समाजवाद की बातें की गई थी, यहाँ पर लोकतांत्रिक समाजवाद की बात की गई है। समाजवाद में लोकतंत्र जोड़ा गया है, और क्योंकि यहाँ पे लोकतांत्रिक समाजवाद है, इसलिए जो यहाँ की इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, वो मिश्रित यानी मिक्स है। ये मिक्स यानी कि यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर भी हैं और जो आपके सरकारी हैं, इन गवर्नमेंट है, वो भी सेक्टर हैं, दोनों साथ में मिल के कार्य करते हैं। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है यहाँ पे। और वर्गहीन समाज यानी कि कोई विशेष वर्ग को दर्जा नहीं दिया जाएगा, सभी समान हैं। तो वर्गहीन समाज में सभी लोगों को हर क्षेत्र में समान अवसर मिलेंगे, यही समाजवाद कहता है। और बच्चों जो ये है आपका, ये आर्टिकल्स जो हैं आर्टिकल 38 और 39 में लोकतांत्रिक समाजवादी व्यवस्था के लिए प्रावधान किए गए हैं, और आप इनको देखिएगा। शिक्षा द्वारा बच्चों में, अब इसमें हम देखते हैं कि शिक्षा के बारे में ये जो हम लोगों को वैल्यूज़ पढ़ाई जा रही हैं, क्योंकि आगे चल के आप लोग एक प्रोफेसर हैं तो इस होंगे, और इस सब्जेक्ट को यानी कि जो समाजवाद पढ़ रहे हैं उसको शिक्षा से क्या बेनिफिट है या शिक्षा को उससे क्या बेनिफिट है, ये देखते हैं। जो समाजवाद है, शिक्षा द्वारा बच्चों में इस भावना का विकास करना। जब बच्चा स्कूल में पढ़ता है, कॉलेज में पढ़ता है, तो इस जो शब्द को वो समझता है, समाजवाद को समझता है कि इस समाज में सब बराबर हैं, कोई विशेष वर्ग को कोई दर्जा नहीं है, सब समान हैं। तो बच्चा भी उन बातों को समझता है और अपने उसका उसी प्रकार से एक जो दृष्टिकोण है वो दृष्टिकोण विकसित होता है। तो ये जो है बच्चा जो शिक्षा द्वारा सीखता है, तो शिक्षा द्वारा हम जो समाजवाद की भावना है या समाजवाद का दृष्टिकोण है बच्चे के मस्तिष्क में विकसित करते हैं, ताकि वो किसी तरह का जो वर्ग की बातें हैं या शोषण की बातें हैं उसके दिमाग में ना आए। अब जो सेकंड है हमारा, वो है धर्मनिरपेक्षता, यानी कि सेक्युलरिज्म जो कहते हैं इसको। और तो इसमें धर्मनिरपेक्षता की बातें क्या है, इसमें है कि जो राज्य है इसका कोई अपना धर्म नहीं होगा। ये नहीं कि किसी कोई भी धर्म को ये ज़्यादा माने, किसी को कम माने, ऐसा कुछ नहीं है। समाज में इसका कोई अपना धर्म नहीं होगा। राज्य में सभी धर्मों और सभी पंथों को समान आदर दिया जाएगा। समाज में अब आप तो देखते हैं कि अपने देश में कितने ही धर्म हैं, और तो यहाँ पे ये बात कही गई है कि राज्य का अपना कोई अपना धर्म नहीं है, वो सभी धर्मों को, जितने भी धर्म हैं सभी को समान आदर दिया जाएगा और सुरक्षा और समर्थन भी दी जाएगी। और जो ये बताया गया है, ये आर्टिकल आपका 25 से लेकर 28, 25 से लेकर 28 तक ये आपका जितने भी बीच में आर्टिकल्स हैं इनको ये बातें कही गई हैं। अब ये जो आर्टिकल्स हैं इनको देख लेते हैं। ये है आर्टिकल 25 में ये बात कही गई है कि धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई है कि हर व्यक्ति को अपने धर्म के अनुसार कार्य करने का, पूजा पाठ करने का हर तरह का उसको अधिकार है। आर्टिकल 26 में कहा गया है कि धार्मिक संस्थाएं, वो अपने धर्म से रिलेटेड संस्थाएं स्थापित कर सकता है, ये इसको अधिकार है। और आर्टिकल 27 में बताया गया है कि धर्म के नाम पर कर लगाने पर प्रतिबंध है। तो पहले अगर आप तीनों को अगर शॉर्टकट में समझना चाहते हैं तो पहले देखिए 25 में तो कहा गया है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पहले उसको स्वतंत्रता मिल गई।
ठीक बात है। अगर आपको याद करना है उसके लिए मैं बता रही हूँ कि धार्मिक स्वतंत्रता का पहले तो अधिकार मिल गया, फिर जब अधिकार मिल गया तो 26 ने उसने धार्मिक संस्थाएं भी स्थापित कर दी, और जब धार्मिक संस्थाएं स्थापित कर दी तो उसके बाद 27 में कह दिया गया कि लेकिन वो कर नहीं लगा सकता, धर्म के नाम पर वो कर नहीं ले सकता। तो तीनों अगर आप इस तरीके से याद करेंगे तो आपके माइंड में ये तुरंत क्लिक हो जाएगा एग्ज़ाम जब आपके होंगे। अब 28 है, जब आर्टिकल्स में कहा 28(1) में कहा गया है कि धार्मिक शिक्षा का सरकारी शैक्षिक संस्थाओं में निषेध होगा। इसका अर्थ ये है कि आप अगर गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं तो वहाँ किसी धर्म को विशेष दर्जा नहीं दिया जाएगा, वहाँ पे सभी धर्म समान हैं। हाँ, वो बात अलग है कि आपने कोई मदरसा खोल रखा है, आपने कोई अपना धार्मिक संस्थान खोल रखा है, तो वहाँ पे आप धार्मिक शिक्षा देंगे। लेकिन जो सरकार की बात हो रही है, सरकार जो है, सरकारी जो गवर्नमेंट स्कूल हैं उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। धार्मिक शिक्षा का सरकारी शिक्षा संस्थानों में पूरी तरह से निषेध है। अब 28 आर्टिकल जो 3 है इसका देखते हैं कि गैर सरकारी, जैसे प्राइवेट है, यानी कि जैसे मदरसा अपने अपने संस्थान खोल लेते हैं, तो गैर सरकारी शैक्षिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, लेकिन वो इच्छा के विरुद्ध नहीं दी जाएगी। और आर्टिकल 32 में बताया, 30 का 2 जो भाग है, 2 पॉइंट है, उसमें बताया गया है कि शैक्षिक संस्थाओं को अनुदान देते समय कोई भेदभाव नहीं होगा। ये नहीं कि आप किसी दूसरे धर्म से रिलेटेड हैं तो आपको कम दिया जाएगा, या आप किसी और से संबंधित हैं तो आपको कम अनुदान दिया जाएगा। सभी को समान अनुदान अगर आवश्यकता होगी तो दिया जाएगा। आर्टिकल 36 का 1 में देखिए, धार्मिक अल्पसंख्यकों जो संख्या में कम हैं, धार्मिक अल्पसंख्यक हैं, उनको शैक्षिक संस्थाएं स्थापित करने, उनकी निजी शैक्षिक संस्थाएं स्थापित करने तथा उस संस्था का प्रशासन करने का भी अधिकार दिया जाएगा। अब ये तो हमने आर्टिकल बच्चों पढ़ लिए। अब हम देखते हैं कि शिक्षा के संदर्भ में ये हमको क्या बताना चाहते हैं, शिक्षा के संदर्भ में इसको कैसे पढ़ना है। तो इन्होंने कहा बच्चों को शिक्षा देते समय, जब बच्चों को हम शिक्षा देते समय किसी धार्मिक भेदभाव न करें। जब बच्चों को शिक्षा दे, क्योंकि हमारा देश जो है वो धर्मनिरपेक्ष है, उसका कोई अपना धर्म नहीं, सभी धर्म को समान रूप से मानता है। तो बच्चों को जब शिक्षा दी जाए तो उनको ये धार्मिक कोई भेदभाव उनके मन में न डाला जाए, कोई धार्मिक भेदभाव न किया जाए, और कक्षाओं में जो पाठ्यक्रम पढ़ाया जाए उसमें कोई ऐसी धर्म विशेष की बहुत तारीफ न की जाए, या किसी धार्मिक सिद्धांतों पर ध्यान दिया जाए और किसी धर्म की अवहेलना न हो। उसमें धर्मनिरपेक्षता की भावना जो है उसको विकसित की जाए, कि उसका जो दृष्टिकोण है वो अपने धर्म को, ये नहीं कि अपने धर्म को बहुत ऊंचा समझे, दूसरे के धर्म को नीचा समझे। तो एक ये जो भावना है कि सभी धर्म को वो भी बच्चा भी आदर करे और समानता दे, तो इस तरह की भावना जो है उसको विकसित की जाए, जो कि शिक्षा के द्वारा ही हो सकती है। छात्रों के व्यापक दृष्टिकोण, कि छात्रों का जो दृष्टिकोण है संकुचितता रहे, व्यापक रहे और सकारात्मक रहे, यानी सबको समान आदर दे, सबके धर्म को समान आदर दे, समान समझे, और नैतिकता का, उसके नैतिकता का विकास हो। क्षमता की, एक तरह से क्षमता की जो भावना है, सकारात्मक जो भावना है, उसका विकास हो। अब आप तो जानते हैं बच्चों कि भारत जो है, भारत को विभिन्न फूलों का अगर गुलदस्ता कहें तो ये ठीक बात होगी, कि सभी तरह के धर्म के लोग जो हैं, विभिन्न संस्कृतियों के लोग यहाँ पे जो हैं रहते हैं, जो जिनका कि वेशभूषा भी अलग है और धर्म भी अलग है, लेकिन वो भारत में एक जैसे बहुत से फूलों का गुलदस्ता रख दिया जाए, कितना खूबसूरत लगता है। उसी तरीके से हमारा भारत भी विभिन्न फूलों का गुलदस्ता है। हम कह सकते हैं कि हमारा भारत जो है विभिन्न फूलों का एक सुंदर गुलदस्ता है। अब जो तीसरा है वो जस्टिस के बारे में बात करते हैं, न्याय। ये भी मूल्य है हमारा, और जो मूल्य है यही हमारे मौलिक अधिकार भी हैं। तो इसमें कहते हैं न्याय किस तरीके का है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। अब पहले सामाजिक न्याय समझते हैं। सामाजिक न्याय का अर्थ है कि संविधान द्वारा बराबर सामाजिक स्थिति के आधार पर एक अधिक न्याय संगत समाज बनाना, यानी कि ऐसा समाज जिसमें कि हर व्यक्ति को
बराबर अवसर मिले हर चीज़ का, तरक्की करने का, अपने आप को आगे बढ़ाने का, हर तरीके से उसको समाज में बराबर समान अवसर मिले, न्याय मिले। आर्थिक न्याय की बात करते हैं। आर्थिक न्याय में इन्होंने कहा है कि समाज के अलग अलग सदस्यों के बीच जो संपत्ति है, संपत्ति का वितरण जो है वो ठीक से हो, जिससे संपत्ति कुछ हाथों में केंद्रित होकर न रह जाए। यानी कि कहने का अर्थ ये है कि आर्थिक न्याय है कि समाज में कोई भी व्यक्ति अपना व्यापार कर सकता है, व्यवसाय खोल सकता है अपनी इच्छा के अनुसार, या जॉब कर सकता है। मतलब हर तरीके जो संपत्ति का वितरण है वो समान रूप से है। अपनी इच्छा के अनुसार आदमी उद्योग कर सकता है, बढ़ सकता है, उसको कोई रोक टोक नहीं है। तो इसी तरीके से समाज के अलग अलग सदस्यों की भी संपत्ति के समान वितरण से है। और कुछ ऐसा किया गया है कि जिससे कि संपत्ति कुछ हाथों में केंद्रित ना हो जाए। इसीलिए यहाँ पे देखिए मिक्स अर्थव्यवस्था है, कुछ प्राइवेट सेक्टर है, कुछ गवर्नमेंट सेक्टर है। अब हम राजनीतिक न्याय की बात करते हैं। राजनीतिक न्याय का अर्थ है कि सभी नागरिकों को राजनीतिक भागीदारी में बराबरी के अधिकार से है। भारतीय संविधान प्रत्येक व्यक्ति जो है, इसमें जैसे कि बताया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति जो है 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है, मतदान का अधिकार उसको दे दिया जाता है, मतदान का अधिकार मिल जाता है, और वो खुद स्वयं विधानसभा और संसद हर चीज़ का, मतलब एक तो वोट भी दे सकता है और वो चुने जाने का भी उसका पूरा अधिकार है। वो कोई भी नेता या कुछ में चुना जा सकता है। मतलब उसको वोट देने का अधिकार जब 18 वर्ष का हो जाएगा तो वो भी अधिकार है, साथ में वो कैंडिडेट के रूप में खड़ा भी हो सकता है। ये बात यहाँ कही गई, ये राजनीतिक न्याय उसको प्राप्त हो गया। अब शिक्षा में देखते हैं शिक्षा का क्या इसमें बताया गया है। शिक्षा के लिए ये शिक्षा के संदर्भ में इसका क्या अर्थ है। छात्र सभी जो, अब न्याय के बारे में बात करते हैं कि छात्र जो है सभी न्याय को समझें। जो न्याय की भावना, जैसे कि मैंने बताया यहाँ आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय और सामाजिक न्याय की बात कही है, तो इन बातों को छात्र कैसे समझेगा। छात्र शिक्षा के माध्यम से ही समझेगा, और ये भी समझेगा ताकि इनको समझना भी ज़रूरी है ताकि इसका हनन ना हो, इन अधिकारों का हनन ना हो, जो इसको मूल्य मिले हैं इसका हनन ना हो। तो प्रायः देखा जाता है कि जो अशिक्षित व्यक्ति है वो इसके बारे में जागरूक नहीं रहता, क्योंकि उसे पता ही नहीं है सामाजिक न्याय क्या है, आर्थिक न्याय क्या है, राजनीतिक न्याय है, तो उसको कुछ पता ही नहीं होता। तो उसको बहला फुसला के, पैसे दे के, कुछ भी दे के वोट ले लिया जाता है, और जिससे कि उसको वोट का उसके दुरुपयोग हो जाता है। तो शिक्षा द्वारा उनकी जागरूकता को हम बढ़ा सकते हैं, और जो छात्र हैं, जिन छात्रों को आज शिक्षा दी जा रही है, वही छात्र आगे चल के एक नागरिक बनेंगे और देश का, एक तरह से राष्ट्र का पूरा निर्माण करेंगे। तो शिक्षा द्वारा हम इन बातों को उनको बताएंगे ताकि ये भावना उनके अंदर विकसित हो, ना शोषण करें और ना आप शोषित हों, ना तो दूसरों का शोषण करें और ना खुद शोषित हों। इस तरह की बातें उनको शिक्षा द्वारा ही बताई जा सकती हैं। अब 4 पॉइंट है स्वतंत्रता। तो इसमें बताइए कि संविधान जो है वो प्रत्येक नागरिक को वाक अभिव्यक्ति का अधिकार, स्वतंत्र अधिकार देता है, स्वतंत्र भ्रमण करने का, संगठन बनाने का, कहीं भी रहने की स्वतंत्रता देता है। स्वतंत्रता का अर्थ यह है कि अगर सरकार कोई पॉलिसी बना रही है, कोई कुछ ऐसी बना है, तो हम उसको, अगर वो सही नहीं है तो हम प्रायः देखते हैं कि धरना दिया जाता है, प्रदर्शन होता है, जुलूस निकाला जाता है। तो हम लोगों को वाक्य अभिव्यक्ति, अपनी बातें कहने का, अपनी भावना को प्रकट करने का अधिकार है। सरकार की नीतियाँ अगर ठीक नहीं है हम लोगों, तो हम उसको विरोध कर सकते हैं। इस तरह का अधिकार हमको प्राप्त है, और कहीं भी हम भ्रमण कर सकते हैं, संगठन बना सकते हैं, सारे अधिकार है। स्वतंत्रता का पूरी तरह से हमें अधिकार है। ये जो बात कही गई है ये आर्टिकल 19 से 22 तक है। ये आप देखिए बच्चों, ये 19 से 22 आर्टिकल्स जो हैं वो आप एक एक करके पूरा पढ़ लीजिए। अब यदि वाक अभिव्यक्ति में नागरिक अपने विचारों का उपयोग राष्ट्र की एकता, अब अभिव्यक्ति का तो उसको अधिकार मिल गया, अपनी भावना को प्रकट करने का अधिकार मिल गया, लेकिन अगर वो अपनी भावना
और अपनी जो वाक्य अभिव्यक्ति की उसको पावर मिली हुई है इसका दुरुपयोग करता है, इसका उपयोग वो राष्ट्र की एकता और अखंडता के खिलाफ करता है, यानी कि इसका दुरुपयोग करता है, तो उससे एक राष्ट्र का अहित होगा। जो राष्ट्र ने उसको मूल्य दिए हैं उसी के खिलाफ वो बोलेगा तो राष्ट्र का अहित होगा। तो शिक्षा के द्वारा हम उसको इस दुरुपयोग को करने से रोक सकते हैं, उसको बता सकते हैं कि किस तरीके से वाक्य अभिव्यक्ति करनी है या जो कि राष्ट्र के खिलाफ ना हो। तो जो ये हम उसको स्वतंत्रता के बारे में बताएंगे कि कुछ इसमें लिमिटेशन है और क्या उचित है क्या अनुचित है वाक्य अभिव्यक्ति में, या ये सब हम जो बातें हैं उसको शिक्षा के माध्यम से ही बता सकते हैं। तो छात्र शिक्षा के संदर्भ में यही है कि छात्र इस अधिकार को समझे कि स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ तक है और कैसे इसका दुरुपयोग ना हो, सदुपयोग हो, इस बात को हम शिक्षा के माध्यम से ही बता सकते हैं। अब जो आपने स्वतंत्रता पढ़ी है उसी से संबंधित मिलता जुलता है आपका स्वाधीनता। स्वाधीनता यानी कि लिबर्टी। जैसे कि हमारा देश पहले अंग्रेजों के अधीन था, हम पराधीन थे यानी कि उनके अधीन थे। 1947 में आज़ादी के बाद हमारे स्वायत्त यानी कि अपनी सत्ता हुई और हम अपनी सत्ता के अधीन हुए, कोई हमारे ऊपर कोई शासक नहीं था, हम अपने शासक खुद थे। तो उस टाइम हम समाधीन यानी कि अपने अधीन हुए, तो हम आज़ाद हो गए, उसके बारे में बात है। अब फिफ्थ है जो वो लोकतंत्र यानी कि डेमोक्रेसी के बारे में बताते हैं। अब्राहम लिंकन, इसके बारे में कोटेशन अब्राहम लिंकन की बहुत मशहूर है। उन्होंने कहा लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन है। अगर हम इसको बहुत ही कम शब्दों में बताना चाहें, बहुत कहते हैं ना कि गागर में सागर भर दिया जाए, तो उस तरीके की बात है। अगर कोटेशन को उसको पढ़ते हैं तो कहते हैं लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है। अब शिक्षा जो है वो इस शिक्षा के माध्यम से देखते हैं, शिक्षा के संदर्भ में इसकी क्या बात है। छात्र लोकतंत्र को समझें और उनमें जो अधिकार, जो लोकतंत्र में अधिकार दिए गए हैं, कर्तव्य दिए गए हैं, उनको आत्मसात करें, क्योंकि आगे चल के उन छात्रों को ही एक कुशल और बहुत अच्छा नागरिक बनना है, आइडियल नागरिक बनना है। तो जब लोकतंत्र के कर्तव्यों को, अधिकारों को, उनकी नीतियों को समझेंगे, आत्मसात करेंगे, तो उस बात को उनके अंदर वो अपने व्यवहार में भी धीरे धीरे लाएंगे, लीडरशिप को सीखेंगे। तो समान अवसर की जो महत्ता है उसको समझेंगे, तो उनके नागरिकता के गुणों का विकास होगा और नेतृत्व के गुण, क्योंकि आगे चल के वो भी लीडर बनेंगे, देश को चलाएंगे और मतदाता बनेंगे, तो नेतृत्व के गुणों का भी विकास होगा। तो ये जो बातें हैं, ये सब चीज़ें हम शिक्षा के माध्यम से ही उनको बता सकते हैं, सिखा सकते हैं। अब 6 पॉइंट है कि समानता, इक्वलिटी। ये इक्वलिटी जो है वो 14 से 18 आर्टिकल के भी तक दी गई है। तो इसमें ये आर्टिकल्स बच्चों आप ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं। इसको आप बहुत हल्का मत समझिएगा कि हाँ मैडम ने कहा है तो आप छोड़ दीजिए, नहीं, इन पे ये नहीं कि ध्यान न दें। 14 से 18 इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं, आप देखिएगा। संविधान के प्रस्तावना देश के सभी लोगों के लिए स्थिति और अवसरों की समानता प्रदान करती है। जो संविधान हमारा है वो सभी लोग, जो भी इसके नागरिक हैं, सबको स्थिति और अवसर, जितनी भी अपॉर्चुनिटी हमको मिलेंगी, सबको इक्वल मिलेंगी, प्रदान करती है। और संविधान का कानून, संविधान के जो भी कानून हो, सब नागरिकों के लिए बराबर हैं, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म से संबंधित हो, सबके लिए कानून जो है वो समान है, अवसर समान है, इस बात को यहाँ कहा जा रहा है। और देश में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक समानता प्रदान की जाएगी। अब शिक्षा के संदर्भ में इसको देखते हैं। शिक्षा का कार्य जो इसमें बताया गया है, छात्रों को शैक्षिक अवसरों की अवधारणा, यानी कि अगर ये क्वेश्चन पहले आ चुका है कि समानता क्या अर्थ होगा शिक्षा के संदर्भ में, तो शैक्षिक अवसर जो हमको मिल रहे हैं उसको समान मिले सब बच्चों को। शिक्षा कार्य छात्रों शैक्षिक अवसरों की अवधारणा का निहितार्थ विद्यार्थियों को उनकी योग्यता के अनुसार, ये भी बात कही गई, उनकी योग्यता के अनुसार संसाधन उपलब्ध कराए जाएं और अवसर प्राप्त हो।
अब आर्टिकल्स देखते हैं। 21 जो आर्टिकल है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, इस पे ध्यान दीजिए। 21A शिक्षा का अधिकार, इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की बात की गई है। और इसी से रिलेटेड आर्टिकल एक संशोधन हुआ था, 86 संशोधन था, इसकी बात की गई थी 2002 में बात की गई थी। तो वहाँ पे बात की गई थी संशोधन की गई कि ऐसा कोई एक्ट लाया जाए कि ये राइट टू एजुकेशन यानी कि एक अधिकार, मौलिक अधिकार बन जाए बच्चों का शिक्षा का। तो ये तब ये अमेंडमेंट हुआ था 4 अगस्त 2009 में। RTI यानी कि राइट टू एजुकेशन जो एक्ट बना, ये प्रभाव में ये बन गया, लेकिन ये प्रभाव में कब आया, इसको अप्लाई कब किया गया? ये अप्लाई किया गया 1 अप्रैल 2010 में इसको अप्लाई किया गया। अब ये कुछ इम्पॉर्टेंट आपके आर्टिकल्स हैं, इनको आप ज़रूर देखिएगा। 20 इसमें से कुछ तो मैंने बता भी दिए हैं ऊपर। 28(1), 29(1), 29(2), 30 और 41 और 45 पहले आ चुका है, 45 आ चुका है, 46 भी आ चुका है, 51 आपका आ चुका है, 2050 एक ये आर्टिकल है, 351 आर्टिकल है, 17 जो है आपकी छुआछूत से संबंधित है, ये भी आर्टिकल आ चुका है, इसको देखिए। और 12 से 35 तक आर्टिकल्स देखिए और 326 आर्टिकल्स देख लीजिए। बच्चों, आपको एक भी आर्टिकल्स में मिस नहीं करना है, इसको ज़रूर देखना है, इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं। और कोई भी क्वेश्चन जब आप अच्छी तरह से पढ़ लेंगे तो कोई भी क्वेश्चन आपका छूटने ना पाए। तो बच्चों, ये वीडियो आपको कैसा लगा उसको आप बताइए और अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी इसका लाभ ले सकें। इस चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और लाइक कीजिए। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। थैंक यू।